निर्णय सुनाया जाता है। सुबह 8 बजे अल्बेर बिजली की तरह बोशां के यहाँ आ पहुंचा। नौकर को पहले ही सूचना दे दी गई थी और उसने मोरसेर्फ को उसके स्वामी के कमरे में पहुंचा दिया, जहां बोशां अभी अभी स्नान में उतरा था। तो अल्बेर ने पूछा। तो मेरे प्रिय मित्र, बोशां ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आ गया हूं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं बोशां कि मैं तुम्हें इतना अच्छा और निष्ठावान मित्र समझता हूं कि तुमने यह बात किसी से नहीं कही होगी। नहीं, मेरे प्रिय, वैसे भी जो संदेश तुमने मुझे भेजा वह तुम्हारे स्नेह का प्रमाण है। इसलिए प्रस्तावनाओं में समय न गंवाएं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह आघात कहाँ से आया है? उस विषय में मैं थोड़ी देर में कुछ कहूँगा। हाँ, और पहले, मेरे मित्र, तुम्हें इस घृणित विश्वासघात की पूरी कहानी मुझे उसके सभी विवरणों सहित बतानी होगी। बोशा ने उस युवक को, जो लज्जा और पीड़ा से दबा हुआ था, निम्नलिखित सरल तथ्य सुनाए। 2 दिन पहले सुबह वह लेख लिम्पार्शियल के अतिरिक्त किसी अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, और जो बात मामले को और भी गंभीर बना रही थी, एक ऐसे पत्र में जो सरकार का समर्थक माना जाता था। बोशां दोपहर का भोजन कर रहा था, तभी वह अंश उसकी दृष्टि में आ गया। उसने तुरंत एक गाड़ी मंगाई और भोजन समाप्त किए बिना ही पत्र के दफ्तर की ओर चला गया। यद्यपि उसके घोषित राजनीतिक विचार उस आरोप लगाने वाले पत्र के प्रधान संपादक के विचारों से पूर्णतः विपरीत थे, फिर भी बोशां और वह घनिष्ठ मित्र थे। ऐसी बात जो कभी-कभी, या कहें तो अक्सर, हो जाती है। जब वह पहुंचा, संपादक अपने ही पत्र की एक प्रति हाथ में लिए बैठा था और चुकंदर की चीनी पर लिखे एक लेख को, जो संभवतः उसी की रचना थी, प्रशंसा भाव से देख रहा था। अच्छा, बोशान ने कहा, चूंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारे पत्र की एक प्रति है, मेरे प्रिय, इसीलिए मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे यहां क्या लाया है। क्या तुम संयोग से गन्ने की चीनी के पक्षधर हो? सरकार समर्थक पत्र के संपादक ने पूछा। नहीं, बोशान ने उत्तर दिया। वास्तव में इस विषय में मेरे कोई विचार नहीं है। मैं यहाँ किसी अन्य कारण से आया हूँ। तो किस लिए आए हो? मोरसेर्फ वाले लेख के विषय में। ओह हाँ, निश्चय ही। अजीब है ना? इतना अजीब कि तुम्हें मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, मेरा विचार है। और वह भी एक अत्यंत जोखिम भरा मुकदमा। कदापि नहीं। उस सूचना के साथ हमें सभी प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोरसेर्फ चुप रहेगा। वैसे भी उन दुष्टों को, जो उन्हें मिले सम्मान के योग्य नहीं है, उजागर करना देश की सेवा है। बोशां आश्चर्यचकित रह गया। पर तुम्हें यह सब जानकारी किसने दी? उसने पूछा। मेरे पत्र ने, जिसने सबसे पहले यह बात उठाई थी। प्रमाण के अभाव में इसे दबा देना पड़ा। यद्यपि मोरसेर्फ को उजागर करने में हमारी रुचि तुमसे अधिक है, क्योंकि वह उच्च सदन का सदस्य है और हम विपक्ष से संबंध रखते हैं। अरे, यह तो बहुत सरल है। हम घोटाले की खोज में नहीं गए, वह स्वयं हमारे पास आया। कल एक व्यक्ति जाने ना से आया, जो दोष सिद्ध करने वाली फाइल साथ लाया था, और चूंकि हम अभी भी आरोप लगाने में कुछ संकोच कर रहे थे, उसने कहा कि यदि हम इनकार करें तो लेख किसी अन्य पत्र में प्रकाशित होगा। आओ, बोशां, तुम जानते हो कि महत्वपूर्ण समाचार क्या होता है। हम इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। अब जब यह प्रकाशित हो चुका है, तो उसके भयानक परिणाम यूरोप के छोर तक पहुंचेंगे। बोशां समझ गया कि अब कुछ भी करने को शेष नहीं है, इसलिए वह निराश होकर वहां से चला आया और मोरसेर्फ को एक संदेश भेज दिया। जो बात वह अल्बेर को नहीं बता सका, क्योंकि वह उसकी चिट्ठी भेजे जाने के बाद घटी, वह यह थी कि उसी दिन उच्च सदन में एक बड़ा कोलाहल उठ खड़ा हुआ था, जो सामान्यतः शांत रहने वाले समूहों में फैल गया था। सब लोग लगभग समय से पहले ही आ पहुंचे थे और उस भयानक समाचार पर चर्चा कर रहे थे,
जो जनमत को व्यस्त रखने वाला था और उस प्रतिष्ठित सभा के एक प्रमुख सदस्य पर सबकी दृष्टि केंद्रित करने वाला था। लेख को धीमे स्वर में पढ़ा गया, फिर टिप्पणियों और स्मृतियों का आदान प्रदान हुआ, जिन्होंने तथ्यों को और भी विस्तार दिया। काउंट द मोरसेर्फ अपने सहकर्मियों को प्रिय नहीं था। संसार में उन्नति करने वाले सभी व्यक्तियों की भांति उसे अपने पद को बनाए रखने के लिए कुछ कठोरता का व्यवहार करना पड़ा था। महान कुलीन उस पर हंसते थे, प्रतिभाशाली लोग उसे अस्वीकार करते थे, और जिनकी प्रतिष्ठा वास्तव में निष्कलंक थी, वे सहज ही उससे घृणा करते थे। काउंट उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में था जैसे कोई बलि का बकरा। एक बार जब उसे ईश्वर की उंगली द्वारा बलिदान का पात्र ठहरा दिया गया, तो सब लोग उसे गिराने के लिए तैयार हो गए। काउंट द मोरसेर्फ को अकेले इस सब का कोई ज्ञान नहीं था। जिस पत्र में निंदात्मक लेख प्रकाशित हुआ था, वह उसे प्राप्त नहीं हुआ, और उसने प्रातःकाल पत्र लिखने और एक घोड़े को आजमाने में बिताया था। वह अपने सामान्य समय पर पहुंचा, सिर ऊंचा किए, गर्वपूर्ण दृष्टि और उद्दंड आचरण के साथ अपनी गाड़ी से उतरा और गलियारों से होता हुआ सभा कक्ष में प्रवेश किया। परिचारकों की तिरछी दृष्टियों या अपने सहकर्मियों के अनिच्छुक सिर हिलाने को ध्यान में लाए बिना जब वह कक्ष में आया, तब सभा को आरंभ हुए आधे घंटे से अधिक हो चुका था। यद्यपि काउंट, जैसा कि हमने कहा, घटित घटनाओं से अनभिज्ञ था और उसने अपने व्यवहार या रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी उसका यह रूप और यह व्यवहार सबको सामान्य से भी अधिक घमंडी प्रतीत हुआ। और इस अवसर पर उसकी उपस्थिति उस सभा के लिए, जो अपने सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु थी, मानो आक्रमण के समान लगी। सबने इसे शिष्टाचार का उल्लंघन समझा। कईयों ने इसे दुस्साहस माना और कुछ ने इसे अपमान के रूप में लिया। स्पष्ट था कि पूरा सदन वाद विवाद आरंभ करने को उत्कंठित था। आरोप लगाने वाला समाचार पत्र सबके हाथों में दिखाई दे रहा था, परंतु जैसा कि प्राय होता है, कोई भी आक्रमण आरंभ करने की जिम्मेदारी लेने को उत्सुक नहीं था। अंततः एक सम्माननीय सदस्य, जो काउंट द मोरसेर्फ का घोषित शत्रु था, उस गंभीरता के साथ मंच पर चढ़ा जिसने घोषित कर दिया कि लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ पहुंचा है। भयावह मौन छा गया। केवल मोरसेर्फ ही उस विस्मित ध्यान के कारण से अनजान था, जो इस बार एक ऐसे वक्ता को दिया जा रहा था जिसे प्रायः इतना ध्यानपूर्वक श्रोता नहीं मिलते थे। वक्ता की प्रस्तावना के दौरान, जिसमें उसने घोषणा की कि वह ऐसे विषय पर बोलने जा रहा है जो इतना गंभीर, इतना महत्वपूर्ण और सदन के लिए इतना आवश्यक है कि उसके सहकर्मियों के पूर्ण ध्यान की अपेक्षा करता है, काउंट शांत भाव से बैठा रहा। जानिना और कर्नल फर्नाम शब्दों के प्रथम उल्लेख पर ही मोरसेर्फ इतना भयानक रूप से पीला पड़ गया कि पूरी सभा एक ही सिहरन से कांप उठी और सबकी आंखें काउंट की ओर मुड़ गईं। नैतिक घावों की यह विशेषता होती है कि वे दिखाई नहीं देते, पर बढ़ते भी नहीं। वे सदैव पीड़ादायक रहते हैं और छूते ही फिर से रक्तस्राव करने को तैयार रहते हैं। वे हृदय में कोमल और खुले बने रहते हैं। जब लेख इस मौन के बीच पढ़ा जा चुका, जिसे हल्की हलचल ने भंग किया और जो वक्ता के आगे बढ़ने के संकेत करते ही फिर शांत हो गया, तब अभियोग लगाने वाले ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की और यह बताना आरंभ किया कि उसने कितना कठिन कार्य अपने ऊपर लिया है। वह मोरसेर्फ के सम्मान और पूरे सदन के सम्मान की रक्षा करना चाहता था, एक ऐसी बहस आरंभ करके जो इन अब भी विवादास्पद निजी प्रश्नों का समाधान करे। अंत में उसने एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया, ताकि इस कलंक को आरंभ में ही दबा दिया जाए और मोरसेर्फ को उस स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए जो जनमत ने इतने समय से उसे प्रदान किया था। मोरसेर्फ कांप रहा था, इस विशाल और अप्रत्याशित विपत्ति से इस सीमा तक आहत कि वह केवल कुछ शब्द ही हकलाकर कह सका, और अपने सहकर्मियों के चेहरों की ओर व्याकुल दृष्टि से देखता रहा। उसका संकोच, जो उतनी ही आसानी से एक निर्दोष व्यक्ति के विस्मय का संकेत हो सकता था,
जितना एक दोषी की लज्जा का उसे कुछ सहानुभूति दिला गया। सचमुच उदार व्यक्ति सदा अपने शत्रु के दुर्भाग्य पर करुणा अनुभव करने को तैयार रहते हैं, जब वह उनके घृणा की सीमा से बढ़ जाता है। अध्यक्ष ने जांच पर मतदान की घोषणा की, जो सदस्यों के खड़े होने या बैठे रहने से किया गया। परिणाम यह हुआ कि जांच होगी। काउंट से पूछा गया कि अपने बचाव की तैयारी के लिए उसे कितना समय चाहिए। मोरसेल्फ की शक्ति लौट आई जैसे ही उसे अनुभव हुआ कि वह इस भयंकर आघात से बच गया है। महाशयों और सह सदस्यों, उसने कहा, ऐसे आक्रमण को प्रत्युत्तर देने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, जो मेरे विरुद्ध अज्ञात शत्रुओं द्वारा किया जा रहा है, जो निस्संदेह अपनी ही अस्पष्टता की छाया में छिपे हैं। मुझे इस बिजली के समान उत्तर देना चाहिए, जिसने एक क्षण के लिए मुझे चकाचौंध कर दिया। काश ऐसे आत्मौचित्य के स्थान पर मैं अपना रक्त बहाकर अपने सहकर्मियों को यह सिद्ध कर पाता कि मैं उनके समान गिने जाने योग्य हूं। इन शब्दों ने अनुकूल प्रभाव डाला। अतः उसने आगे कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि जांच यथाशीघ्र आरंभ की जाए और मैं सदन को उसे सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। आप कब जांच आरंभ करना चाहेंगे? अध्यक्ष ने पूछा। मैं तत्काल सदन के अधीन हूं, काउंट ने उत्तर दिया। अध्यक्ष ने घंटी बजाई। क्या सदन का मत है कि यह जांच आज ही की जाए? उसने पूछा। हाँ, सभा से एकमत उत्तर आया। 12 सदस्यों की एक समिति चुनी गई, जो यह निर्धारित करेगी कि मोरसेफ से कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाए। इस समिति की पहली बैठक साय 8 बजे सदन के कार्यालयों में होगी। यदि अनेक बैठकें आवश्यक हों, तो वे उसी समय और उसी स्थान पर आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय हो जाने पर मोरसेफ ने प्रस्थान की अनुमति मांगी। उसे वे दस्तावेज एकत्र करने थे, जिन्हें वह लंबे समय से संचित कर रहा था, और उस तूफान का सामना करना था, जिसकी चेतावनी उसके चतुर और अडिग स्वभाव ने उसे पहले ही दे दी थी कि वह अंततः उस पर टूट पड़ेगा। बोशा ने युवक को वह सब बताया जो हमने अभी पाठक को बताया है। केवल इतना अंतर था कि उसका वर्णन एक जीवित वस्तु की तात्कालिकता लिए हुए था, न कि किसी मृत वस्तु की भांति। अल्बेर सुनता रहा, कभी आशा से, कभी क्रोध से, कभी लज्जा से कांपता हुआ, क्योंकि जो कुछ बोशा ने उसे विश्वास में बताया था, उससे वह जानता था कि उसका पिता दोषी है, और वह सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में वह अपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध कर सकेगा। इस बिंदु पर पहुंचकर बोशा रुक गया। और फिर? अल्बेर ने पूछा। और फिर? बोशा ने दोहराया। हाँ, मेरे मित्र, वह शब्द मुझ पर एक भयानक बाध्यता डालता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसके बाद क्या हुआ? और कोई विकल्प नहीं है, और मैं यह अपने मित्र तुम्हारे ही मुख से सुनना पसंद करूंगा, किसी और से नहीं। अच्छा, बोशान ने कहा, अपने साहस को तैयार करो, एल्बेर, क्योंकि तुम्हें इसकी इससे अधिक आवश्यकता कभी नहीं पड़ी होगी। अल्बेर ने अपने माथे पर हाथ फेरा, मानो अपनी शक्ति की पुष्टि कर रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए तैयार होता है और अपने कवच को परखता है तथा अपनी तलवार की धार को मोड़कर देखता है। वह अपने ज्वर को शक्ति समझकर स्वयं को बलवान अनुभव कर रहा था। आगे कहो, उसने कहा। संध्या आ गई, बोशा ने आगे कहा। पूरा पेरिस उत्कंठा में था। बहुतों ने कहा कि तुम्हारे पिता को केवल उपस्थित होना है और आरोप स्वयं ही ढह जाएंगे, जबकि बहुतों ने कहा कि वह उपस्थित नहीं होगा। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसे ब्रुसेल्स के लिए प्रस्थान करते देखा है, और कुछ लोग पुलिस के पास यह पूछने गए कि क्या यह सत्य है, जैसा उन्होंने सुना था कि काउंट ने अपना पासपोर्ट ले लिया है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने हर संभव प्रयास किया, बोशान ने आगे कहा, कि आयोग के एक सदस्य, जो मेरा मित्र है, से मुझे किसी प्रकार की दीर्घा में प्रवेश दिलवा सके। 7 बजे वह मुझे लेने आया और
किसी अन्य के आने से पहले मुझे एक परिचारक के हवाले कर दिया, जिसने मुझे एक प्रकार के कोटर में बंद कर दिया, जैसे रंगमंच का एक कोटर होता है। मैं एक स्तंभ के पीछे छिपा हुआ था और पूर्ण अंधकार में ढका हुआ था, जिससे मुझे यह उचित आशा थी कि जो भयानक घटनाएं होने वाली थीं, उन्हें मैं देख और सुन सकूंगा। ठीक 8 बजे तक सब एकत्र हो चुके थे। मोरसेर्फ तब भीतर आया जब घड़ी ने अभी-अभी 8 बजाना समाप्त किया था। उसके हाथ में कुछ कागज थे और उसका चेहरा शांत प्रतीत हो रहा था। उसके लिए उसका व्यवहार असामान्य रूप से सरल था और उसका वस्त्र संयत और कठोर था। एक पुराने सैनिक की भांति उसने अपना कोट ऊपर से नीचे तक बंद कर रखा था। उसका प्रवेश अत्यंत अनुकूल रूप से ग्रहण किया गया। आयोग उसके प्रति प्रतिकूल भाव नहीं रखता था और उसके कई सदस्य उसके पास आकर उससे हाथ मिलाने लगे। इन विवरणों को सुनते हुए अल्बेर को लगा कि उसका हृदय टूट जाएगा। फिर भी अपने दुख के बीच उसने कृतज्ञता का अनुभव किया। वह उन लोगों को आलिंगन करना चाहता था जिन्होंने उसके पिता को उस समय सम्मान का यह संकेत दिया था, जब उसके सम्मान को इतनी गंभीर चुनौती दी गई थी। उसी क्षण एक परिचारक भीतर आया और अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा। आपको बोलने का अधिकार है, मोरसेर्फ, उसने कहा जब वह मोहर तोड़ रहा था। काउंट ने अपना बचाव आरंभ किया। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, अल्बेयर, बोशा ने आगे कहा। उसने असाधारण वाक्पटुता और कौशल से भाषण दिया। उसने यह सिद्ध करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए कि जानिना के वजीर ने अपने अंतिम क्षण तक उस पर पूर्ण विश्वास रखा था, क्योंकि उसने उसे स्वयं सम्राट के पास जीवन मरण का संदेश सौंपा था। उसने वह अंगूठी दिखाई जो अधिकार का चिन्ह थी और जिसे अली पाशा सामान्यतः अपने पत्रों पर मुहर लगाने के लिए प्रयोग करता था, और जिसे उसने उसे इसीलिए दिया था कि लौटने पर वह किसी भी समय, दिन या रात, यहां तक कि यदि वह अपने हरम में भी हो, उसके पास पहुंच सके। दुर्भाग्यवश, उसने कहा, उसका अभियान असफल रहा और जब वह अपने उपकारी की रक्षा करने लौटा, तब अली मर चुका था। परंतु मरते समय काउंट ने कहा, अली पाशा का उस पर विश्वास इतना अधिक था कि उसने अपनी प्रिय उपपत्नी और उनकी पुत्री को उसके संरक्षण में सौंप दिया था। इन शब्दों पर अल्बेर सिहर उठा, क्योंकि जब बोशां बोल रहा था, उसी समय युवक हायदे की पूरी कथा स्मरण कर रहा था और उसे याद था कि उस सुंदर यूनानी युवती ने उस संदेश, उस अंगूठी और अपने दासत्व में बेचे जाने के विषय में क्या कहा था। काउंट के भाषण का क्या प्रभाव हुआ? अल्बेर ने व्याकुल होकर पूछा। मुझे स्वीकार करना होगा कि वह मुझे अत्यंत प्रभावशाली लगा, और पूरी समिति को भी, बोशान ने कहा। तथापि अध्यक्ष ने उस पत्र पर सहज दृष्टि डाली जो अब भी अभी उसे दिया गया था। पर जैसे ही उसने उसकी प्रारंभिक पंक्तियां पढ़ी, उसकी रुचि जागृत हो गई। उसने उसे एक बार पढ़ा, फिर पुनः पढ़ा और मोरसेर्फ की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, काउंट, आपने अभी हमें बताया कि जानिना के वजीर ने अपनी पत्नी और पुत्री को आपके संरक्षण में सौंपा था। हाँ, मोरसेर्फ ने उत्तर दिया, पर यहां भी अन्य सब बातों की तरह दुर्भाग्य ने मेरा पीछा किया। मेरे लौटने पर वासिलिकी और उसकी पुत्री हायदे लापता थीं। क्या आप उन्हें जानते थे? पाशा ने मेरी निष्ठा पर जो विश्वास रखा और हमारे संबंधों की निकटता के कारण मुझे उन्हें 20 से अधिक बार देखने का अवसर मिला। क्या आपको कोई अनुमान है कि उनका क्या हुआ? हाँ, मैंने सुना कि वे अपने शोक और संभवतः निर्धनता के कारण मर गईं। मैं स्वयं धनी नहीं था। मेरा जीवन गंभीर संकट में था और अत्यंत खेद के साथ कहता हूं कि मैं उनकी खोज नहीं कर सका। अध्यक्ष ने हल्का सा भ्रूभंग किया। महाशयों, उसने कहा, आपने सुना कि मोरसेर्फ ने क्या कहा और उसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब काउंट, क्या आप अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्षी प्रस्तुत कर सकते हैं? दुर्भाग्य से नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। वजीर के दरबार में जो लोग मुझे जानते थे,
वे या तो मर चुके हैं या संसार में बिखर गए हैं। मुझे विश्वास है कि उस भयानक युद्ध से जीवित बचा मैं अपने देशवासियों में अकेला हूं। मेरे पास अली तेबिलिन के वे पत्र हैं जिन्हें मैंने आपको दिखाया है। मेरे पास वह अंगूठी है जो उसके अधिकार का चिन्ह थी, यह रही। और अंत में इस गुमनाम आक्रमण के प्रति मैं जो सबसे ठोस प्रत्युत्तर दे सकता हूं वह यह है कि मेरे विरुद्ध एक भी साक्षी नहीं है जो मेरे एक सम्मानित व्यक्ति होने के कथन का खंडन कर सके, और मेरी सैन्य सेवा का निष्कलंक अभिलेख। सभा में स्वीकृति का एक स्वर गूंज उठा। उस क्षण अल्बेर यदि कुछ भी हस्तक्षेप न करता तो तुम्हारे पिता का पक्ष जीत चुका था। अब केवल मतदान शेष था। तभी अध्यक्ष ने बोलने की अनुमति मांगी। महाशयों, उसने कहा, और आप भी, काउंट, मेरा अनुमान है कि आप ऐसे व्यक्ति को सुनने में अप्रसन्न नहीं होंगे जो स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी बताता है और जो अभी अभी स्वयं उपस्थित हुआ है। हमारे सहकर्मी को सुनने के पश्चात हमें संदेह नहीं कि यह साक्षी उसकी पूर्ण निर्दोषता सिद्ध करेगा। इस विषय में मुझे अभी जो पत्र प्राप्त हुआ है वह यह रहा। क्या आप चाहेंगे कि इसे पढ़ा जाए या आप इसे अलग रखकर इस घटना की उपेक्षा करना चाहेंगे? मोर सिर्फ पीला पड़ गया और उसने अपने हाथों में पकड़े कागजों को और भी कसकर थाम लिया, जिससे वे उसके हाथों में स्पष्ट रूप से खड़खड़ाने लगे। समिति ने पत्र सुनने का निर्णय किया। जहां तक काउंट का प्रश्न था, वह विचारमग्न था और उसने न तो समर्थन किया न विरोध। तब अध्यक्ष ने निम्नलिखित पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं उस जांच समिति को अत्यंत स्पष्ट सूचना दे सकता हूं जिसे एपिरुस और मकेदोनिया में लेफ्टिनेंट जनरल काउंट द मोरसेर्फ के आचरण की जांच का दायित्व सौंपा गया है। यहां अध्यक्ष ठहर गया। काउंट के चेहरे से रंग उड़ गया और अध्यक्ष ने सभा की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। आगे पढ़िए। कक्ष के प्रत्येक भाग से स्वर उठा। अध्यक्ष ने पढ़ना जारी रखा। मैं अली पाशा की मृत्यु के समय उपस्थित था। मैंने उसके अंतिम क्षण देखे। मुझे झांत है कि वासिलिकी और हायदे का क्या हुआ। मैं समिति के अधीन उपस्थित हूं और सुने जाने का सम्मान चाहता हूं। जब यह पत्र आपको दिया जाएगा, उसी समय मैं सदन के प्रांगण में उपस्थित रहूंगा। और ये साक्षी, या कहें ये शत्रु, कौन है? काउंट ने ऐसी आवाज में पूछा जो उसके भावों से स्पष्ट रूप से विकृत हो चुकी थी। यह हम जान लेंगे, अध्यक्ष ने उत्तर दिया। क्या समिति इस साक्षी को सुनने के पक्ष में है? हाँ हाँ, सभी स्वर एक साथ उठे। परिचारक को पुनः बुलाया गया। परिचारक, अध्यक्ष ने पूछा, क्या प्रांगण में कोई प्रतीक्षा कर रहा है? हाँ। कौन है वह व्यक्ति? एक स्त्री अपने सेवक के साथ। सबने एक दूसरे की ओर देखा। उसे भीतर लाओ, अध्यक्ष ने कहा। 5 मिनट बाद परिचारक पुनः प्रकट हुआ। सबकी दृष्टि द्वार पर लगी थी और मैं भी, बोशा ने जोड़ा, सामान्य प्रतीक्षा और व्याकुलता के उसी भाव में सहभागी था। परिचारक के पीछे एक स्त्री चल रही थी जो एक बड़े लबादे में लिपटी थी जिसने उसे पूर्णतः आच्छादित कर रखा था। उसके आकार और उससे निकलती सुगंध से अनुमान होता था कि उसके भीतर एक सुसज्जित युवती है, पर इससे अधिक कुछ नहीं। अध्यक्ष ने उस अजनबी से अपना घूंघट हटाने को कहा और तब देखा गया कि वह यूनानी वेशभूषा में थी और इसके अतिरिक्त वह अत्यंत सुंदर थी। आह, मोरसेर्फ ने कहा। वह, आप किसकी बात कर रहे हैं? वह? हाय दे, आपको किसने बताया? हाय, मैंने अनुमान कर लिया। पर बोशा, आगे कहिए। आप देख रहे हैं कि मैं शांत और दृढ़ हूं। हम अंत के निकट ही होंगे। मोरसेर्फ, बोशा ने आगे कहा,
उस स्त्री की ओर विस्मय और आतंक के मिश्रण से देखने लगा। उसके लिए उन मनोहर अधरों पर जीवन और मृत्यु टिकी हुई थी, जबकि अन्य सभी के लिए यह घटना इतनी विचित्र और जिज्ञासापूर्ण थी कि मोरसेर्फ का विनाश या उद्धार गौण विचार बन गया था। अध्यक्ष ने उस युवती को बैठने का संकेत किया, पर उसने संकेत किया कि वह खड़ी ही रहेगी। जहां तक काउंट का संबंध था, वह अपनी कुर्सी पर ढह गया था और स्पष्ट था कि उसके पैर अब उसका भार नहीं उठा सकते थे। आपने जानिना की घटना के विषय में कुछ सूचना देने के लिए आयोग को पत्र लिखा था और आप दावा करती हैं कि आप उन घटनाओं की प्रत्यक्षदर्शी थीं। अध्यक्ष ने कहा। निस्संदेह, उस अजनबी ने उत्तर दिया। उसकी वाणी में मधुर विषाद घुला हुआ था और उसमें पूर्वी स्वर की विशिष्ट गंभीर गूंज थी। परंतु, अध्यक्ष ने कहा, मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि उस समय आप बहुत छोटी थीं। मैं 4 वर्ष की थी, परंतु चूंकि वे घटनाएं मेरे लिए जीवन मरण का महत्व रखती थीं, उनका एक भी विवरण मेरी स्मृति से लुप्त नहीं हुआ और न ही कोई परिस्थिति मेरी स्मरण शक्ति से छूटी। उन घटनाओं का आपके लिए क्या महत्व हो सकता था? आप कौन हैं कि इस महान विपत्ति ने आप पर इतना गहरा प्रभाव डाला? यह मेरे पिता के जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, युवती ने उत्तर दिया। मेरा नाम हायदे है। मैं अली तेबेलिन पाशा ऑफ जानिना और उसकी अति प्रिय पत्नी वासिलिकी की पुत्री हूँ। युवती के गालों पर फैली वह लाली, जो एक साथ लज्जाशील और गर्वपूर्ण थी, उसकी आंखों की ज्वाला और उसके उद्घाटन की गंभीरता ने सभा पर अवर्णनीय प्रभाव डाला। जहां तक काउंट का संबंध था, मानो तो उस पर वज्रपात हो गया हो और उसके पैरों के नीचे एक गर्त खुल गया हो। आपकी बातों पर संदेह किए बिना मुझे आपसे केवल एक सरल प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए, जो अंतिम होगा। क्या आपके पास अपने कथन का कोई प्रमाण है? अध्यक्ष ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। है, हायदे ने कहा, अपने लबादे के भीतर से सुगंधित साटन की एक थैली निकालते हुए। यह मेरे जन्म का प्रमाण पत्र है, जिसे मेरे पिता ने तैयार कराया और उसके प्रधान अधिकारियों ने हस्ताक्षरित किया। और यहाँ मेरे जन्म प्रमाण पत्र के साथ मेरा बपतिस्मा प्रमाण पत्र भी है, क्योंकि मेरे पिता ने सहमति दी थी कि मेरा पालन पोषण मेरी माता के धर्म में हो। इस प्रमाण पत्र पर मकेदोनिया और एपिरुस के महान धर्माध्यक्ष की मुहर है। अंत में और निस्संदेह यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह उस दस्तावेज की प्रति है जिसके द्वारा मेरी माता और मुझे आर्मेनियाई व्यापारी एल कोब्बिर को बेचा गया था। उस फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा जिसने लापोर्ते के साथ अपने कुख्यात व्यवहार में अपने हिस्से की लूट के रूप में अपने उपकारी की पत्नी और पुत्री को सुरक्षित रखा और उन्हें 1000 थैलियों में बेच दिया, अर्थात लगभग 4 लाख फ्रैंक में। इन भयानक आरोपों के उच्चारण के साथ ही काउंट ड मोरसेर्फ के गालों पर हरेपन लिए पीतिमा छा गई और उसकी आंखें रक्तिम हो उठीं, जबकि सभा ने उन्हें शोकपूर्ण मौन में ग्रहण किया। हायदे, अब भी शांत, पर उस शांति में क्रोध से भी अधिक भयावह, विक्रय पत्र अध्यक्ष को सौंप दिया। वह अरबी में लिखा था, पर चूंकि यह अनुमान किया गया था कि प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ अरबी, रोमाइक या तुर्की में हो सकते हैं, इसलिए संसदीय दुभाषिए को पहले ही उपस्थित रहने को कहा गया था और उसे बुलाया गया। एक सदस्य जो मिस्र अभियान के समय अरबी सीख चुका था, अनुवादक के पढ़ते समय पांडुलिपि के शब्दों का अनुसरण करता रहा। मैं एल कोब्बिर, दास विक्रेता और शाही हरम का आपूर्तिकर्ता, यह स्वीकार करता हूं कि मैंने फ्रांसीसी प्रभु काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से सम्राट की सेवा में प्रस्तुत करने हेतु 2000 थैलियों मूल्य का एक पन्ना प्राप्त किया है। 11 वर्ष की एक ईसाई दासी, हायदे नामक, के मूल्य में, जो दिवंगत अली तेबेलिन पाशा ऑन्फ जानिना और उसकी प्रिय वासिलिकी की वैध पुत्री है। उक्त दासी मुझे 7 वर्ष पूर्व उसकी माता सहित बेची गई थी, जिसकी मृत्यु कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने पर हो गई। अली तेबेलिन के वजीर की सेवा में एक फ्रांसीसी कर्नल द्वारा।
जिसका नाम फर्नान मोंदेगो था। उक्त विक्रय शाही उच्चता के आदेश से उनके प्रतिनिधि के रूप में 1000 थैलियों में किया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल में शाही उच्चता की अनुमति से हिजरी वर्ष 1274। हस्ताक्षर एल कोबेर। यह दस्तावेज शाही मुहर से विधिवत सत्यापित है, जिसे विक्रेता द्वारा संलग्न कराया गया है। व्यापारी के हस्ताक्षर के समीप वास्तव में सम्राट की मुहर देखी जा सकती थी। पत्र के वाचन और मुहर के दर्शन के पश्चात एक भयानक मौन छा गया। काउंट केवल निस्तब्ध दृष्टि से देखता रह गया। उसकी आंखें मानो अनायास ही हायदे पर स्थिर रक्त और ज्वाला से भरी थीं। क्या हम काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से बात नहीं कर सकते, जो मेरा विश्वास है आपके साथ पेरिस में ही है? अध्यक्ष ने कहा। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो मेरे दूसरे पिता पिछले 3 दिनों से नॉर्मंडी में हैं, हायदे ने उत्तर दिया। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ने कहा, आपको यह कदम उठाने की सलाह किसने दी? यद्यपि न्यायालय इसके लिए आपका आभारी है और आपके जन्म तथा आपके दुखों को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। यह मेरे सम्मान और मेरे शोक ने मुझे प्रेरित किया, हायदे ने उत्तर दिया। ईश्वर मुझे क्षमा करे। यद्यपि मैं ईसाई हूं, मैंने सदा अपने महान पिता का प्रतिशोध लेने का विचार किया। फ्रांस में पांव रखते ही जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह विश्वासघाती पेरिस में जीवित है, मेरी आंखें और मेरे कान निरंतर खुले रहे। मैं अपने उदार संरक्षक के घर में एकांत में रहती हूँ, पर मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि मुझे निस्तब्धता और एकांत प्रिय है, जो मुझे अपने विचारों और मनन में रहने देते हैं। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो मुझे पितृवत संरक्षण देते हैं और मैं संसार में घटने वाली सभी बातों से अवगत रहती हूँ, यद्यपि उन्हें दूर की प्रतिध्वनि की भांति ही सुनती हूँ। मैं सभी समाचार पत्र पढ़ती हूँ, जैसे मुझे सभी चित्र संग्रह और समस्त नवीन संगीत भी भेजा जाता है। इस प्रकार दूसरों के जीवन का अनुसरण करते हुए, बिना उसमें भाग लिए, मुझे आज प्रातः सदन में जो हुआ और आज सायं यहाँ जो होने वाला था, उसका ज्ञान हुआ और मैंने आपको लिखा। तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का आपके इस कार्य में कोई संबंध नहीं है? अध्यक्ष ने पूछा। उन्हें इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है और मुझे केवल एक ही भय है, वह यह कि जब उन्हें इसका पता चलेगा तो वे अप्रसन्न होंगे। तथापि, युवती ने आगे कहा, अपनी दहकती आंखें आकाश की ओर उठाते हुए, आज का दिन मेरे लिए महान है, क्योंकि अंततः मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेने का अवसर मिला है। इस सबके दौरान काउंट ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसके सहकर्मी उसकी ओर देख रहे थे और निस्संदेह उस महानता पर दया कर रहे थे, जिसे एक स्त्री की सुगंधित श्वास ने उड़ा दिया था। उसके दुर्भाग्य के भयानक चिन्ह धीरे धीरे उसके चेहरे पर प्रकट होने लगे। मोरसेर्फ, अध्यक्ष ने कहा, क्या आप इस स्त्री को जानिना के पाशाली तिबेलिन की पुत्री के रूप में पहचानते हैं? नहीं, मोरसेर्फ ने उठने का प्रयत्न करते हुए कहा, यह सब मेरे शत्रुओं द्वारा बुना हुआ असत्य का जाल है। हायदे, जो मानो किसी की प्रतीक्षा में द्वार की ओर एकटक देख रही थी, तीव्रता से मुड़ी और काउंट को खड़े देखकर एक भयानक चीख निकाल बैठी। आप मुझे नहीं पहचानते, उसने कहा। अच्छा, सौभाग्य से मैं आपको पहचानती हूँ। आप वही फर्ना मोंदेगो हैं, वह फ्रांसीसी अधिकारी जो मेरे महान पिता की सेनाओं का प्रशिक्षक था। आप ही थे जिन्होंने जानिना के किलों के साथ विश्वासघात किया। आप ही थे जिन्हें अपने उपकारी ने अपने जीवन मरण के प्रश्न पर सीधे सम्राट से व्यवहार करने भेजा था। और आप ही झूठा फरमान लेकर लौटे, जिसमें पूर्ण क्षमा का आदेश था। आप ही थे जिन्होंने उस फरमान के बल पर पाशा की अंगूठी प्राप्त की, जिससे अग्निरक्षक सेलिम को आदेश दिया जा सकता था। आप ही थे जिन्होंने सेलिम की हत्या की। आप ही थे जिन्होंने मेरी माता और मुझे व्यापारी एल कोबिर को बेच दिया। हत्यारे, हत्यारे, हत्यारे! अपने स्वामी का रक्त अब भी तुम्हारे मस्तक पर है।
सब उसे देखें। ये शब्द इतने प्रज्वलित विश्वास के साथ बोले गए कि सबकी दृष्टि काउंट की ओर मुड़ गई और उसने स्वयं भी अपना हाथ अपने मस्तक पर रख लिया, मानो उसे वहां अली का रक्त अब भी उष्ण अनुभव हुआ हो। तो क्या आप निश्चित रूप से मोरसेर्फ को उसी अधिकारी फरनाम मोंदेगो के रूप में पहचानती हैं? हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ, हायदे ने पुकारा। ओह, मेरी माता, आपने मुझसे कहा था, तुम स्वतंत्र थीं। तुम्हारा एक पिता था, जिसे तुम प्रेम करती थीं। तुम लगभग एक रानी बनने वाली थीं। इस मनुष्य को भली-भांति देखो। यही वह है जिसने तुम्हें दासी बना दिया, जिसने तुम्हारे पिता का सिर भाले पर चढ़वाया, जिसने हमें बेचा, जिसने हमें धोखा दिया। उसके दाहिने हाथ को देखो, वही जिसमें चौड़ा घाव है। यदि तुम उसका चेहरा भूल भी जाओ, तो उस हाथ से पहचान लोगी, जिसमें व्यापारी एल कोब्बिर के सिक्के एक-एक कर गिरे थे। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। अब वह कहे कि वह मुझे नहीं पहचानता। प्रत्येक शब्द मोरसेर्फ पर तलवार के प्रहार की भांति गिर रहा था और उसकी शक्ति का एक अंश हर बार क्षीण कर रहा था। अंतिम शब्दों पर उसने अनायास अपना हाथ अपने कोट में छिपाने की चेष्टा की। वह वास्तव में एक घाव से विकृत था। फिर वह अपनी आसंदी पर गिर पड़ा, पूर्ण निराशा में डूबा हुआ। इस दृश्य ने उपस्थित सभी व्यक्तियों के मनों में ऐसी हलचल उत्पन्न कर दी, मानो प्रचंड उत्तर पवन वृक्ष से पत्तों को उड़ा रहा हो। मोरसेर्फ, अध्यक्ष ने कहा, अपना साहस मत खोइए, उत्तर दीजिए। न्यायालय का न्याय ईश्वर के न्याय की भांति सर्वोच्च और सबके लिए समान है। वह आपको आपके शत्रुओं के द्वारा बिना प्रतिरोध के कुचले जाने नहीं देगा। वह आपको उनका सामना करने के साधन देगा। क्या आप आगे जांच चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आयोग के 2 सदस्यों को जानीना भेजूं? कहिए। मोरसेर्फ ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर आयोग के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर एक प्रकार के भय से देखने लगे। वे काउंट के शक्तिशाली और आक्रामक स्वभाव को जानते थे। इस मनुष्य की रक्षा दीवारों को ढा देने के लिए अत्यंत भयंकर आघात आवश्यक था। अवश्य ही यह मौन, जो निद्रा के समान था, किसी ऐसे जागरण से समाप्त होगा जो गर्जन के समान होगा। तो फिर, अध्यक्ष ने पूछा, आपने क्या निर्णय किया? कुछ नहीं, काउंट ने निस्वर स्वर में उठते हुए कहा। तो क्या अली तेबेलिन की पुत्री ने वास्तव में सत्य कहा है? अध्यक्ष ने कहा। क्या वह वास्तव में वह भयानक साक्षी है, जिसे अपराधी कभी नहीं कहकर उत्तर देने का साहस नहीं करता? क्या आपने सचमुच वे सब कार्य किए हैं जिनका वह आप पर आरोप लगाती है? काउंट ने चारों ओर ऐसी दृष्टि डाली जो किसी बाघ का हृदय भी पिघला देती, पर न्यायाधीश को निरस्त्र न कर सकी। फिर उसने अपनी आंखें मेहराबदार छत की ओर उठाईं, मानो भय हो कि वह खुल जाएगी और उस दूसरे न्यायालय को प्रकट कर देगी जिसे स्वर्ग कहा जाता है, और उस दूसरे न्यायाधीश को जिसे ईश्वर कहा जाता है। अंततः एक आकस्मिक आवेग में उसने अपना कसकर बटन लगा कोट फाड़ डाला, जो मानो उसका गला घोंट रहा था, और एक शोकाकुल उन्मत्त की भांति कक्ष से निकल गया। कुछ समय तक उसके पदचाप गलियारे में शोकपूर्ण प्रतिध्वनि करते रहे, और शीघ्र ही उस रथ की गड़गड़ाहट, जो उसे लेकर तीव्र गति से दूर चला गया, फ्लोरेंटाइन भवन के प्रांगण को कंपा गई। महाशयों, अध्यक्ष ने कहा, जब ध्वनियां शांत हो गईं, क्या मोरसेर्फ पर अपराध, विश्वासघात और इस सदन के सदस्य के अयोग्य आचरण का दोष सिद्ध होता है? हाँ, जांच आयोग के सभी सदस्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। हायदे बैठक के अंतिम क्षण तक वहीं रही। उसने काउंट का अपराध घोषित होते सुना। बिना उसके चेहरे की एक भी पेशी में न दया प्रकट हुई, न आनंद। फिर पुनः अपना घूंघट ओढ़कर वह गरिमापूर्वक परामर्शदाताओं को प्रणाम कर विदा हुई और उस चाल से बाहर चली गई जिसे विर्जिल ने देवी की चाल कहा है।